Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू MAPC सेकेंड ईयर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट MPCE011 साइकोपैथोलॉजी, उसके ब्लॉक 1 की यूनिट 1 विच इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। अभी तक हमने फ्रूइडियन थ्योरी के बारे में पढ़ लिया है, साइको एनालिटिक थेरेपी के बारे में पढ़ लिया है और हमने देखा कि जो फ्रूइड की थ्योरी थी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट थ्योरी थी इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, राइट। बी इट एंजाइटी, डिफेंस मैकेनिज्म्स, उनके 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, या ईगो सुपर ईगो की जो उन्होंने डेफिनेशंस दी, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में जो उन्होंने बताया, वो सब बहुत ही वास्ट उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दिया इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, राइट। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। आज हम देखेंगे कि क्या उनको क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज ऑफ द वे ही प्रपोज दिस थ्योरी, या किस टाइप से उन्होंने जो थोड़ी बहुत इसमें चीज़ों का लैक था वो क्या था उनकी थ्योरी में। तो आपने देखा होगा कि जब हमने बात की उनकी थ्योरी की, तो उन्होंने जो हाइपोथेसिस दिए वो ना तो अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाए कि हाँ ये बिल्कुल प्रूवन है, और ना ही हम उनको जुटला पाए हैं आज तक, ठीक है। क्योंकि जिस टाइप की उन्होंने थ्योरी दी है, जैसे कि ड्रीम इंटरप्रिटेशन को लेके, उनका जो डेटा था वो काफ़ी एम्बिगुअस था। अब ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है और साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो पाई, और या फिर इसको कह सकते हैं हम एम्पेरिकली ये प्रूव नहीं हो पाई, तो इसलिए इस चीज़ को ना तो झुठलाया गया और ना ही पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया गया है अभी तक, ठीक। हम इसमें एज ऑलवेज एक आधे पॉइंटर्स लिख लेते हैं ताकि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ये रहे। पहला क्या हो गया कि हिज हाइपोथेसिस are neither verifiable nor falsifiable. Critics against Freudian theory. Okay. Rather the word should be criticism. क्या क्या क्रिटिसिज्म उनको उनके सामने आए। एक तो ये कि उनकी जो थ्योरी थी उसमें जो हाइपोथेसिस उन्होंने लिए थे, कि हाइपोथेसिस वी ऑल नो, राइट। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम हाइपोथेसिस उसके लिस्ट डाउन करते हैं, एंड हमारा मकसद होता है कि हम उन हाइपोथेसिस को लास्ट में कंक्लूड करें कि या तो ये प्रूव हुए हैं या फिर ये प्रूव नहीं हो पाए हैं, राइट। लेकिन फ्रूइड के केस में उनके हाइपोथेसिस ना तो पूरी तरीके से प्रूव हो पाए, ना पूरी तरीके से वो फाल्सिएबल सिद्ध हो पाए, ठीक। हिज हाइपोथेसिस आर नीदर वेरीफिएबल नॉर फाल्सिएबल, राइट। क्योंकि उनकी जो थ्योरी थी वो बात करती है माइंड के बिल्कुल अंडरलाइन चीज़ों के बारे में, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में एंड ऑल दैट। तो उस टाइप का हमारे पास या साइंटिफिक वर्ल्ड के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जाके उन्होंने जो बोला उस चीज़ को वेरीफाई कर दे, राइट। एंड ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता तो उससे हम चेक करके उनकी थ्योरी को झुठला भी सकते थे, राइट। लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। नेक्स्ट, इसी से एक्सटेंड होती है चीज़ की जो डेटा था उनका वो थोड़ा एम्बिगुअस डेटा था, राइट। कि जैसे आप इतने सारे लोगों को स्टडी कर रहे हो, उनके ड्रीम्स को स्टडी कर रहे हो, तो ये एक बहुत ही एम्बिगुअस सॉर्ट ऑफ डेटा है, एंड इसमें साइंटिफिक अप्रोच की जो है थोड़ी कमी नजर आती है। वी कैन ऑल्सो राइट डाउन कि इट लैक्ड एम्पेरिकल सपोर्ट इन दिस थ्योरी।
देयर वॉज अ लैक ऑफ empirical support in his theory. ठीक है, empirical का मतलब क्या होता है? anything that is observed and scientifically proven. ठीक है, तो जो empirical research थी उसकी थोड़ी सी कमी थी इनकी थ्योरी में, एंड इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, इट वॉज बिकॉज ऑफ द एम्बिगुअस डेटा जो उन्होंने लिया. ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ambiguous data, फॉर एग्जाम्पल ड्रीम्स ऑफ पीपल. ठीक है, अब ड्रीम एक ऐसा डेटा है जिसको एट अ डेटा लेवल ओनली वी कैन नॉट से कि ये कितना सही है, राइट? सो दैट्स वाई उनमें एम्पेरिकल सपोर्ट की थोड़ी सी कमी थी उनके थ्योरी में. नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? हमने देखा इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स के बारे में उन्होंने बात की, एंड हालांकि इडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा बात की, बट इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में जस्ट थोड़ी सी बात की. जैसे ये होता है वैसे ही गर्ल्स में भी होता है, बट उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं थी इन द विमेन के बारे में. एंड जो ज़्यादातर उन्होंने जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की भी बात की, वो भी मोस्टली इट वाज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेल्स, बट फीमेल्स के केस में देयर वाज अ लैक of research, or you can say his theory was not as proving towards females as males. ठीक है, तो we can write कि his theory lacked experiences of women. उनके पास इतने एग्जाम्पल्स भी नहीं थे कि वो कोट कर सकें कि मैंने ये इतना इतना विमेन के बारे में स्टडी किया और मैंने तब जाके ये थ्योरी की है. नहीं, बहुत ज़्यादा जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ उनकी थ्योरी की जो एक्सपीरियंसेस थे या डेटा बेस था, जो भी आप कंसिडर करें, इट वाज मोर फ्रॉम द मेल्स. ठीक है, और men. So his theory lacked experiences of females. Experiences of women. विमेन सेंट्रिक थोड़ा कम थी उनकी थ्योरी, बहुत ज़्यादा उनको उतना होलिस्टिक तरीके से विमेन को इंक्लूड नहीं किया गया था उनकी रिसर्च में जितना कि मेन के बारे में कहा गया था. ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर दिया था इस चीज़ को कि जो सेक्सुअलिटी है उसकी वजह से इंसान की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है. इस चीज़ को लाइक ओवरली एम्फेसाइज कर दिया था. हमने जितनी भी पढ़ी है उनके बारे में थ्योरी, तो देख जब इड ईगो सुपर ईगो के बारे में पढ़ा तब उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था लिबिडो एनर्जी को, राइट? देन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के केस में उन्होंने अगेन सेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया कि कैसे एक इंसान की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है. तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं इंसान के, फॉर एग्जांपल मे बी एनवायरनमेंट हुआ या उसकी कुछ ट्रेनिंग हुई है ना, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं छूट गई थी. तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म उनकी थ्योरी को फेस करना पड़ा था. सो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन दैट रोल ऑफ sexuality was overemphasized in the development of human psychology, right? इसके अलावा उन्होंने एज सच देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ कंसिडर नहीं किया. इवन जो ड्रीम्स में भी उन्होंने बातें की कि अंडरलाइन जो भी आपके मोटिव्स हैं, इमोशंस हैं, दे वर मोर टुवर्ड्स ईदर सेक्सुअलिटी और एग्रेशन. तो इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा केंद्रित थी थ्योरी, तो इस वजह से भी उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा. ओके, सो आई होप ये क्रिटिसिज्म आपको क्लियर है. बावजूद इनके आप यू नो फ्रॉइड इज अ बिग नेम इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, राइट? सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्विक.
देन आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज बिहेवियरल अप्रोच. Okay, I think it might be done. Let me remove this. ओके, सो आज हम बात करेंगे बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियरिज्म की. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हम इसके बात करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बिहेवियरल अप्रोच. ठीक है, इसको हम बिहेवियरिज्म भी कह सकते हैं. अब हमने अभी तक देखा फ्रूइड वाज रूलिंग द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी, राइट. वो बात कर रहे थे किसकी, इड की, ईगो की, सुपर ईगो की, इंसान के अपने चॉइसेस के बारे में, है ना. क्या उसकी डिजायर्स हैं, कैसे वो उनको कंट्रोल करता है, या कैसे किस चीज, कौन सी डिजायर को फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाता है. सो एक इंसान के बारे में इस तरीके की बातें उन्होंने कही, राइट. ये हमने पढ़ा फ्रूइड के केस में. अब फ्रूइड के बाद धीरे धीरे और भी साइकोलॉजिस्ट और भी साइंटिस्ट अपने वर्क को लेके सामने आने लगे. यहाँ बात होती है 1849 से लेके 1950s तक. ये एक पीरियड था जहाँ पे जो बिहेवियरिज्म पढ़ रहे थे साइंटिस्ट वो काफी पॉपुलर हुए. एंड 1900 से लेके 1950 तक का जो टाइम था वो बहुत ही पीक टाइम था बिहेवियरिस्ट थ्योरी के लिए. अब यहाँ पे जो साइंटिस्ट आए सबसे ज्यादा पॉपुलर थे जॉन बी वॉटसन एंड स्किनर. ठीक है. अब फ्रूइड ने क्या बात की थी कि इनकी थ्योरी में क्या चीजें हाईलाइट हुई थी, पर्सनल फ्रीडम, चॉइसेस एंड सेल्फ डायरेक्शन. पर्सनल फ्रीडम की बात इन्होंने की. मैं सिर्फ पॉइंटर्स लिख रही हूँ, बाकी समझा दूंगी मैं पूरा आपको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखूंगी. एंड आई थिंक दे आर मोर देन इनफ फॉर अ मास्टर डिग्री स्टूडेंट. आप उसको सेंटेंसेस में बाद में बना सकते हैं विद द एग्जांपल्स आल्सो, है ना. पर्सनल फ्रीडम, चॉइसेस, सेल्फ डायरेक्शन. ठीक है. सेल्फ डायरेक्शन डिपेंड करता है ना आपकी सुपर ईगो कितनी हावी है, आपकी ईगो कितनी स्मार्ट है, तो उस हिसाब से आप सेल्फ डायरेक्ट कर सकते हैं अपने आप को. तो इन चीजों, फ्रॉइड ने कहा कि इन चीजों के ऊपर किसी इंसान का बिहेवियर डिपेंड करता है ना. अगर वो इट ड्रिवन है तो वो बिल्कुल ही अपने जो डिजायर्स, जो भी कुछ उठ रहा होगा उसके फुलफिलमेंट की तरफ भागेगा. किसी का अगर सुपर ईगो बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ही मॉरल तरीके से लाइफ लेड करेगा, उसके बिहेवियर से आपको मोरालिटी फॉलो होते हुए झलकेगी. या अगर कोई ईगो ड्रिवन बंदा है तो आपको उसके बिहेवियर से पता चलेगा कि बहुत ही स्मार्ट बंदा है, बैलेंस बना के चलता है हर तरीके से. तो ये बताया फ्रूइड ने कि किसी भी इंसान का बिहेवियर इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन इनके बाद जब ये जॉन बी वॉटसन, स्किनर, ये लोग आए तो इन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है. ठीक है. और जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक इनहेरिटेंस पे और हमारे आउटर एनवायरनमेंट पे. ठीक है, कि एक इंसान को क्या जीन्स प्राप्त हुए हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है, वो और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है किसी भी इंसान का बिहेवियर. ये बात की ये जो बिहेवियरिस्ट बाद में आए इन्होंने इन्होंने इसको कर दिया डिस्कार्ड एंड बोला कि बिहेवियर डिपेंड ऑन जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है. इन चीजों से हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, ये बात इन्होंने बोली.
अब और फ्रूइड ने क्या बोला कि इंसान का जो भी बिहेवियर होता है वो कहाँ से आता है, माइंड के अंदर। ये जो ईगो, सुपर ईगो, इड होता है, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता है, ये क्या है, डीप डाउन माइंड की लेयर्स है, राइट, अकॉर्डिंग टू फ्रूइड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि क्या किसी का अंडरलाइन मोटिवेशन है, उस पर डिपेंड करता है उनका बिहेवियर। तो बिहेवियर डिपेंड्स ऑन अंडरलाइन motivations of id, ego and super ego। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है कि अंदर जो दिमाग की लेयर्स हैं, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड की, वो कैसे इंसान की ऑपरेट हो रही हैं। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि ऐसा कोई अंडरलाइन मोटिवेशन नहीं होता है, सिर्फ जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है वो ही इंसान का होता है, उससे ज्यादा मतलब डीप डाउन कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बिहेवियर के बारे में। जस्ट लुक एट व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन अ पर्सन, हाउ दैट पर्सन इज बिहेविंग। ठीक है, तो इन्होंने किसको एम्फेसाइज किया, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को। उससे ज्यादा डीप डाउन इन्होंने जाने की बात ही नहीं करी। इन्होंने बोला जरूरत ही नहीं है बिहेवियर को जानने के लिए, उसके अंडरलाइन मोटिवेशंस के बारे में हम कुछ जाने या स्टडी करें। ठीक है, इनकी जो साइको एनालिटिक थेरेपी थी वो अगेन बेस्ड थी ऑन द माइंड के लेवल्स पे। ठीक है, सो इट वाज फोकस्ड ऑन द फंक्शनिंग। साइको एनालिटिक थेरेपी जो थी, साइकोएनालिटिक थेरेपी भी इंसान की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है, राइट। जैसा हमने पढ़ा था कि वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में लेके आते हैं, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तब इंसान को हील करने में, उसको ट्रीट करने में उसकी हेल्प करते हैं साइकोलॉजिस्ट, राइट। तो वो किस पे डिपेंड थी, हाउ द माइंड ऑफ दैट पर्सन इज फंक्शनिंग, राइट। वो उनके अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इन साइकोएनालिटिक थेरेपी। सो साइकोएनालिटिक थेरेपी, इट वाज डिपेंडेंट ऑन हाउ योर माइंड फंक्शंस, है ना, ऑन माइंड फंक्शनिंग यू कैन राइट। लेकिन यहाँ पे जो थेरेपी दी जाती है वो क्या करती है, वो आपके बिहेवियर को शेप करने की कोशिश करती है, सिर्फ सिर्फ आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो चीजें देखती है और आप डायरेक्ट बिहेवियर पे काम करती है। उनको नहीं मतलब कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा है, आप क्या कॉन्शियसली सोचते हो, ऑल दैट थिंग। उनको दे जस्ट डायरेक्टली शेप योर बिहेवियर। सो यहाँ पे जो थेरेपी आएगी वो शेप द बिहेवियर। ज्यादा से ज्यादा वो आपके एनवायरनमेंट को स्टडी कर लेंगे, आपके जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में वो देखेंगे, नॉट मोर देन दैट कि आपका अंदर माइंड क्या काम कर रहा है, कौन से आपके अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके गोल्स हैं इन द लाइफ। उन चीज़ों से इनको मतलब नहीं है कि आपका बिहेवियर उस चीज़ पे डिपेंड करता है। उन सब चीज़ों के बारे में बात की फ्रूइड ने। इन्होंने बोला अगर आपको बिहेवियर के बारे में बात करनी है तो आपको ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है कि किसी के अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स हैं। जस्ट लुक एट द बिहेवियर, एंड अगर कुछ उसमें गड़बड़ है बिहेवियर में भी और उसकी थेरेपी किसी को चाहिए तो सीधा बिहेवियर पे ही काम हो सकता है। शेप बिहेवियर को ही शेप आउट किया जा सकता है, उसमें और ज़्यादा इधर उधर दिमाग में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये मोटा मोटा इंट्रोडक्शन था कि कैसे फ्रूइड से बिहेवियरिज्म की तरफ, जो साइकोएनालिटिक थेरेपी थी या साइकोएनालिटिक अप्रोच थी, उससे कैसे अब हम बिहेवियरल अप्रोच की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम करते हैं। Okay, I think it might be done. Let me remove this.
ओके, सो अब हम बिहेवियरिस्ट लोगों पे आ चुके हैं। फ्रॉइड हमारे निकल चुके हैं हमारे चैप्टर से, मतलब हम फ्रॉइड को पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में अभी तक। तो अब हम आ गए हैं जॉन बी वॉटसन पे। ठीक है, इस तरीके से आप अगर स्टोरी के टाइप में पढ़ेंगे ना, आपको इनके नाम भी याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। सो अब आ गए हैं मेन इंसान यहाँ पे हमारे जॉन बी वॉटसन। ठीक है, इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि लोग बिहेवियर के बारे में बातें तो बहुत पहले से कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 1849 के आसपास ये सब बातें होनी शुरू हो गई थी, और 1950 तक काफ़ी चला बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में। और जो पीक टाइम था वो था 1900 से 1950s तक। ठीक है, ये बिहेवियरल अप्रोच के लिए काफ़ी पीक टाइम था, जहाँ पे सब लोग उसी को मान रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, जॉन बी वॉटसन का बहुत बड़ा रोल था बिहेवियरिज्म को ग्लोबली काफ़ी फेमस करने में। तो इन्होंने 1913 में एक इनका पेपर आया था, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू इट, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। ठीक है, इस पेपर के आने के बाद से एक तरीके से बिहेवियरिज्म को हर कोई एक्सेप्ट करने लग गया था, और एक यू कैन से एक रिकॉग्निशन बहुत अच्छे से मिल गया था जब इनका ये पेपर आया था। तो अब इन्होंने और क्या कहा था कि आप मेरे को, इनकी एक सेइंग थी कि यू गिव मी अ डजन ऑफ हेल्दी इन्फेंट्स एंड आई विल यूज माई ओन एनवायरमेंट एंड आई विल मेक somebody, a doctor, an engineer, a lawyer, a thief, a merchant, मैं कुछ भी उनको बना सकता हूँ। ठीक है, क्या बोला इन्होंने कि आप मेरे को कुछ हेल्दी बेबीज दो, ठीक है, और मेरे को देके छोड़ दो, मैं अपना एनवायरनमेंट खुद सेलेक्ट करूंगा, एंड चाहे उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, मैं उनमें से किसी को भी डॉक्टर बना सकता हूँ, किसी को भी इंजीनियर बना सकता हूँ, किसी को भी लॉयर बना सकता हूँ, किसी को चोर बना सकता हूँ, किसी को बिजनेसमैन बना सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो बना सकता हूँ। ये इन्होंने बोला। और इतना कॉन्फिडेंस इनको क्यों आया? क्योंकि अपनी थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने बोला, एंड वो थ्योरी क्या थी? बाय कंडीशनिंग या बाय लर्निंग। इनको था कि चाहे किसी बच्चे का कैसा भी बैकग्राउंड हो, आप मेरे को एक हेल्दी इन्फेंट दे दो, मैं उसकी ऐसी कंडीशनिंग करूंगा कि जो मैं चाहूंगा उसे मैं वो वैसा बना दूंगा। ठीक है, तो इस इनकी जो थ्योरी थी या इनकी जो अप्रोच थी, बिहेवियरल अप्रोच, उसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट चीज थी वो क्या थी? कंडीशनिंग और लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे बिहेवियरल अप्रोच में हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं जो हमें याद रखने हैं, कंडीशनिंग और लर्निंग। ठीक है, इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज होते हुए आपको नजर आएंगे, कहीं कंडीशनिंग लिखा होगा, कहीं लर्निंग लिखा होगा। बात वही है कि किसी इंसान को कैसे कंडीशन करो या उसकी लर्निंग किस तरीके से हो। ठीक है, तो ये तो बात इन्होंने कर दी कंडीशनिंग के बारे में कि किस तरीके से किसी भी इंसान को कुछ भी बनाया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर कंडीशनिंग। अब बिहेवियरिज्म इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया अपने इस पेपर से, एंड इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाने लगा, और इन्होंने बोल दिया बिहेवियरिज्म इज डिपेंडेंट ऑन योर लर्निंग और योर कंडीशनिंग। ठीक है, अब फोकस आ गया लर्निंग पे। अब लर्निंग के बेसिस पे ही दो टाइप के हमारे बिहेवियर निकल के आए, या तो एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है या नॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। इन्होंने, क्योंकि इन्होंने देखो जैसे बोला कि दो छोटे छोटे बच्चे अगर इनके पास अलग अलग हैं, तो उनकी वो ऐसी कंडीशनिंग करेंगे कि एक बच्चा तो बहुत ही अच्छा बन सकता है कि डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन सकता है, एंड एक बच्चे को ये चोर बना सकते हैं, राइट? तो
एबनॉर्मल बिहेवियर वहां पे इंड्यूस रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे नॉर्मल बिहेवियर रिफ्लेक्ट होगा। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उन्होंने उनको कैसी कैसी कंडीशनिंग दी है दोनों बच्चों को, अलग अलग बच्चों को। ठीक, तो यानी कि लर्निंग ही एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू दो टाइप के बिहेवियर बन सकते हैं, नॉर्मल बिहेवियर एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। अब नॉर्मल बिहेवियर का मतलब क्या है कि आप किसी भी नॉर्मल बिहेवियर मतलब कि कोई भी बच्चा जो है सही हर सर्कमस्टेंसेस में ठीक तरीके से काम कर रहा है। एबनॉर्मल बिहेवियर मेनली क्या, जो कि सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है एंड उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ठीक नहीं है, राइट। एंटी सोशल एक्टिविटीज वो कुछ कर रहा है, इस टाइप की चीजें आ जाएंगी। लेकिन रोल इसमें कंडीशनिंग या लर्निंग का ही है। अब यहाँ पे उसको कैसे लर्निंग मिलेगी कि वो नॉर्मल बिहेव करेगा, वो जब भी कुछ काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, यानी कि उसकी जो पेरेंटिंग होगी वो एक बहुत अच्छे लेवल की होगी। सो मेन डिपेंड करता है पेरेंटिंग पे, गुड पेरेंटिंग यू कैन से, उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, एप्रिसिएशन मिलेगा जब वो कुछ अच्छा करेगा, तो है ना। उनके उस बच्चे के सामने एग्जाम्पल्स अच्छे शो किए जाएंगे कि देखो सोसाइटी में इस इंसान ने ये अचीव किया क्योंकि ये ऐसे ऐसे पढ़ते थे या ऐसे काम करते थे, तो आप भी ये करो। उसके आगे अच्छे एग्जाम्पल्स रखे जाएंगे। जो भी अच्छी कंडीशनिंग में आता होगा, वो सारी परवरिश में जो अच्छा आता है वो सब चीज़ें उस बच्चे के सामने रखी जाएंगी और उसके अच्छे बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जाएगा। गलती होने पर उसको समझाया जाएगा, ज़्यादा हार्श पनिशमेंट्स नहीं दी जाएंगी। तो इस तरीके से जब कंडीशनिंग होगी किसी बच्चे की, तो जाहिर सी बात है उनका नॉर्मल बिहेवियर आएगा। ये इन लोगों का कहना था, ठीक है। एबनॉर्मल बिहेवियर कब आएगा, जब किसी बच्चे की बहुत किसी बच्चे को अगर उसने कुछ गलती कर दी, मिसबिहेव कर दिया, तो उसको बहुत हार्श पनिशमेंट दी जा रही है। या अगर उसने कुछ अच्छा काम कर दिया तो उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, नज़रअंदाज कर रहे हैं उसकी अच्छी एक्टिविटीज़ को। लेकिन जब कुछ गलत करता है तो बहुत बुरे से मार पड़ती है, बहुत बुरे से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंड पुअर चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि पेरेंट्स वैसे भी बहुत अब्यूजिव हैं और निग्लेक्टिंग है अपने चाइल्ड की तरफ, ठीक है। वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और जब बच्चे की तरफ ध्यान देते हैं तो बस उसको मारते पीटते हैं, डांटते हैं, ये सब करते हैं। तो इस टाइप की जो एक लर्निंग है या कंडीशनिंग है, तो उससे बच्चा क्या सीखेगा, बच्चा उससे ऑफकोर्स वो अपने ही एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाएगा, क्योंकि उसे जो एग्जैक्टली चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है दुनिया से। तो वो बच्चा जो है एक अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में चला जाएगा, फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाएगा। एंड फिर क्या, फैंटेसी वर्ल्ड वी ऑल नो राइट, कि जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो उस बच्चे का जाता है वो सिर्फ अपने ख्यालों में ही जाता है, उसको रियलिटी से थोड़ा सा वो कट ऑफ रहता है वो बच्चा, ठीक है। तो उसके बाद उसकी जो एंटी सोशल बिहेवियर होने की टेंडेंसीज है वो बढ़ जाती हैं। ओके, सो वी कैन से कि यहाँ पे हार्श पनिशमेंट होती है बच्चे की, ठीक है। दैट यू कैन राइट कि वाइल मिसबिहेविंग, और नो रिवार्ड, कोई उसको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, नो एप्रिसिएशन जब वो कुछ अच्छा काम करे तो, ठीक है। पुअर चाइल्ड रियरिंग, अच्छे से उनकी परवरिश नहीं होती है। पेरेंट्स कैसे हैं, बिल्कुल अब्यूजिव हैं एंड निग्लेक्टिंग हैं, अब्यूजिव एंड निग्लेक्टिंग पेरेंट्स। ऐसे जब पेरेंट्स होंगे तो बच्चा जो है वो कैसा बनेगा, चाइल्ड विल लिव इन, चाइल्ड विल हैव inner, will give attention to inner fantasies, attention to inner fantasies। एंड देन ऐसे चाइल्ड का क्या बनने का खतरा है, एंटी सोशल बनने का खतरा है।
ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, इस ये जो जिस टाइप से इन्होंने नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर को इन बिहेवियर इस लोगों ने बताया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखें, आपको अपने आसपास भी देखने को मिल जाएंगे। या अगर आप मूवीज़ देखते हैं, सपोज हिंदी मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़ आपने देखी होंगी, तो आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने की मूवीज़ हैं, मोस्टली जो 70s 80s की मूवीज़ हैं, उसमें ज़्यादातर ये बिहेवियरिज्म काफ़ी देखने को मिलता है कि बचपन में दो भाई पैदा होते हैं, एक और वो बचपन में ही बिछड़ जाते हैं। एक किसी अच्छी जगह पे है, उसकी कंडीशनिंग हो रही है, एक की कहीं गलत जगह पे कंडीशनिंग हो रही होती है। फिर बड़े होने के बाद मूवी में ही पता चलता है एक भाई मतलब कुछ बहुत पुलिस ऑफिसर बन गया है, एक भाई एकदम चोर डाकू कुछ टाइप बन गया है। तो इस टाइप की बहुत सारी हमारी पुरानी मूवीज में भी आप देखेंगे, एंड वो कंडीशनिंग को आप देखेंगे हाईलाइट हुआ है उसमें चीज, ठीक है, क्योंकि बचपन में वो बिछड़ जाते हैं। तो जो वो बनते हैं बड़े होके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर कंडीशनिंग, कैसे एनवायरनमेंट में रहे हैं, किसने उनको कैसी लर्निंग कैसी कंडीशनिंग दी है। ठीक है, तो ये बात की इन्होंने नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। अब आप इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने नोट्स के लिए, फिर हम थोड़ा सा और करेंगे, देन नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। Okay, let me remove this. ओके, सो अब बिहेवियरिज्म चल रहा है हमारा, ठीक है, 1900s में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुई ना कि बिहेवियरिज्म में भी जैसे हर कोई अपने अपने व्यूज रखता गया, तो अलग अलग ब्रांचेस बनने लग गई, ठीक है। तो वैसे तो काफ़ी ब्रांचेस हैं, लेकिन आपके सब सिलेबस में जो है हम उन्हीं पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो दो मेजर मेजर ब्रांचेस थी बिहेवियरिज्म की, टू मेजर ब्रांचेस ऑफ बिहेवियरिज्म, ठीक है। एंड ये अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि ये ब्रांचेस किस पे डिपेंड थी, लर्निंग पे या कंडीशनिंग पे, कि किस टाइप की कंडीशनिंग है, किस टाइप की लर्निंग है। सो टू फॉर्म्स ऑफ लर्निंग पे बेस्ड थी ये, ओके। अब एक थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, और दूसरी थी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जो एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम जॉन बी वॉटसन ने जो किए थे, ओके, जॉन बी वॉटसन एंड आइवन पेवलॉव, इन्होंने जो दिए थे एक्सपेरिमेंट्स। जॉन बी वॉटसन के साथ रोजलिन उनकी वाइफ भी थी, उनका भी नाम आएगा, वो हम आगे जब पढ़ते टाइम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम किनके एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, स्किनर के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे हम, जिनका नाम हम पहले भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ठीक है। BF स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स की यहाँ पे बात होगी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में मोस्टली क्या था, जॉन बी वॉटसन का एक्सपेरिमेंट है, तो ऑफकोर्स जॉन बी वॉटसन ने जो स्टार्टिंग में बिहेवियरिज्म को लेके बोला वो हम सब देख चुके हैं कि इन्होंने बात की है सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में, ठीक है। तो इनका जो मोड ऑफ स्टडी या मोड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स था, इट वाज फोकस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहेगा, स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर
इन क्लासिकल कंडीशनिंग, इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे। और जो स्किनर के एक्सपेरिमेंट हैं वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है कि हमारे एनवायरनमेंट पे बेस्ड है और कैसे रीइंफोर्समेंट मिलते हैं। जैसे अभी हमने पहले बात की ना कि कोई बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड दो, तो वो चीज़ को रिपीट करेगा, है ना, कि मुझे अभी कुछ प्राइज मिला, फिर से मैं ये करूंगा तो मुझे एक और प्राइज मिलेगा। तो किस टाइप से रीइंफोर्समेंट काम करते हैं और बिहेवियर को कैसे वो इम्पैक्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे स्किनर के एक्सपेरिमेंट में, विच इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, सो हेयर यू स्टडी अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट एनवायरमेंट, कि उनको कैसा पास्ट में एनवायरमेंट मिला है, प्रेजेंट में कैसा एनवायरमेंट है, एंड रीइंफोर्समेंट्स and their impact on the behavior. Impact on the behavior. ठीक है, तो ये आपकी लगभग हिस्ट्री यहाँ पे कवर हो चुकी है बिहेवियरिज्म की। और अब हम ज्यादा नया कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं बिहेवियरिज्म में। जो बच गया है सिर्फ हम इनके एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी करेंगे कि कैसे इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जिसके बेसिस पे इन्होंने ये बात बोली कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आर इनफ टू नो बिहेवियर ऑफ समवन, एंड कैसे अगर चेंज करना है, कंडीशनिंग करनी है तो कैसे करेंगे उस चीज़ की। और ये इनके एक्सपेरिमेंट्स में हम देखेंगे कि कैसे रीइंफोर्समेंट्स वर्क करती हैं किसी के भी बिहेवियर को बनाने में या बाद में मॉडिफाई करने में, थेरापीज के लिए, ऑल दैट थिंग। ठीक है, तो ये आपका एक बेस तैयार हो गया है। यहाँ से आपको साइंटिस्ट के नाम भी मिल गए हैं, तो ये नाम आपके बहुत काम आने वाले हैं एंड आई होप कि ये नाम आपको याद भी रहेंगे। ठीक है, सो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ जल्दी से 1-2 मिनट में। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, फ्लूइड की चीज़ों से ही। ठीक है, फ्लूइड ने बोला कि हम कोई भी इंसान का बिहेवियर है वो इस चीज़ से झलकता है कि उसके अंदर की क्या उनके डिज़ायर्स हैं, किस चीज़ की वो फुलफिलमेंट चाहता है, कितना ईगो सुपर ईगो स्ट्रांग है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उस चीज़ पे वो चीज़ उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन बिहेवियरिस्ट लोगों ने क्या बोला, ऐसा कुछ नहीं है कि माइंड में जाके हमें देखना है कि क्या चीज़ बिहेवियर कंट्रोल कर रहा है कि नहीं। ये इस चीज़ को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया और उन्होंने बोला कि सिर्फ जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है वहीं तक बिहेवियरिज्म की स्टडी को फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इनके एक साइकोलॉजिस्ट उभर के आए वो थे जॉन बी वॉटसन। उन्होंने 1913 में अपना एक पेपर दिया था, साइकोलॉजी एज अ बिहेवियरिस्ट व्यू ऑफ इट, और वहीं से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी बिहेवियरिज्म की थ्योरी, एंड उनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। और उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ ये जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की तरफ ही हम सिर्फ फोकस करें तो सही है, अंदर दिमाग में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चल रहा है। एंड उन्होंने बोला कि आप मुझे चाहे डजन ऑफ इन्फेंट हेल्दी बेबी दो, और मैं ये दावा करता हूँ कि मैं उन बेबीज़ को किसी को भी चाहूँ, मैं अपना एनवायरनमेंट चूज़ करूँ और मैं किसी को भी चाहूँ तो मैं किसी को एक अच्छा लॉयर बना सकता हूँ, एक अच्छा इंस्पेक्टर, एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बना सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो किसी को भी लाइक एंटी सोशल पर्सन, चोर, डाकू, कुछ भी बना सकता हूँ। ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था, उनका अपनी थ्योरी से आया था जिसका नाम था विच वॉज बेस्ड ऑन कंडीशनिंग और लर्निंग, कि मैं उनकी कंडीशनिंग ऐसी करूँगा कि मैं जैसा चाहूँ वैसे उनको बना दूँ, चाहे उनका बैकग्राउंड फिर कुछ भी हो, लेकिन दे शुड बी द इन्फेंट बेबीज। ओके, एंड देन उन्होंने इम्फेसाइज किया लर्निंग को, कंडीशनिंग को। ठीक है, और फिर उसी लर्निंग या कंडीशनिंग के बेसिस पे ही दो मेजर ब्रांचेस निकल के आई, दो तरीके की कंडीशनिंग निकल के आई यहाँ पे, विच वर क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में मेजर जो साइंटिस्ट जिनका योगदान था वो थे अगेन जॉन बी वॉटसन एंड आइवन पैवलोव। जॉन बी वॉटसन का जहां भी नाम आता है वहां कीवर्ड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, बस ये याद रख लेना। ठीक है, इससे वो ज्यादा बातें नहीं करेंगे। उसके बाद है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पे बीएफ स्किनर की बात आएगी। स्किनर जो बात करेंगे वो मैक्सिमम आपके रीइंफोर्समेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये इनके एक्सपेरिमेंट्स होंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एंड फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा एज पर योर सिलेबस। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है,
एंड अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट योर व्यूज। जब आप कुछ कमेंट करते हो तो मुझे सही में आइडिया लगता है कि ओके कितना समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है, एंड व्हाट यू रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड आई विल इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। अगर कुछ लगा कि हाँ ठीक है, you want something in different way, so that thing. And if you are new to the channel, please subscribe it, and I see you in the next class soon. Till then, take care. Bye bye.